दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति से उठा एक ऐसा सियासी भूचाल जिसकी गूंज सीधे दिल्ली के गलियारों तक पहुंच गई है। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब तमिल सिनेमा के थलपति यानी सुपरस्टार विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही उन्होंने अपने पहले संबोधन में कुछ ऐसा कह दिया जिसने दिल्ली में बैठे नेताओं की नींद उड़ा दी है। उनका यह सख्त रुख महज एक बयान नहीं, बल्कि सीधे तौर पर शक्तिशाली मोदी शाह की जोड़ी को एक खुली धमकी माना जा रहा है। आखिर मुख्यमंत्री विजय के इस आक्रामक तेवर के पीछे की मास्टरमाइंड रणनीति क्या है? आइए उत्तर बनाम दक्षिण के इस भयंकर सियासी महासंग्राम को आज गहराई से डिकोड करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई और इसकी गंभीरता को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जिसने विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से ही अपने आप में एक अलग और स्वतंत्र विचारधारा का पालन करती रही है। यहाँ द्रविडियन आंदोलन, भाषाई स्वाभिमान और क्षेत्रीय अधिकारों की जड़ें इतनी गहरी हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों को यहाँ हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। एमजी रामचंद्रन और जयललिता जैसे सिनेमाएं दिग्गजों के बाद राज्य की जनता लंबे समय से एक ऐसे बेदाग, ऊर्जावान और निडर चेहरे की तलाश में थी जो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सके। विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के जरिए जनता के इसी खालीपन को बहुत ही रणनीतिक तरीके से भरा। उनके मुख्यमंत्री बनने का सफर कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि यह जमीनी स्तर पर किए गए उनके वर्षों के उस काम का नतीजा था जिसने उन्हें राज्य के युवाओं और महिलाओं के बीच एक मसीहा बना दिया था। जब उन्होंने राज्य की सत्ता संभाली तो लोगों को उम्मीद थी कि वे एक संतुलित और शांत कूटनीति का रास्ता अपनाएंगे, लेकिन अपने शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद ही विजय ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे एक पारंपरिक राजनेता की तरह समझौते की राजनीति करने नहीं, बल्कि अपने राज्य के हकों को छीन कर लाने के इरादे से सत्ता में आए हैं। उनके इसी इरादे ने उस महाविवाद को जन्म दिया जिसकी चर्चा आज देश के हर नुक्कड़ और चौराहे पर हो रही है। राजनीति में शब्द ही सबसे बड़े हथियार होते हैं और मुख्यमंत्री पद की कमान संभालते ही विजय ने अपने शब्दों के तर्कश से वो तीर निकाले जिसकी उम्मीद दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को बिल्कुल नहीं थी। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले संबोधन में विजय ने राज्य के स्वाभिमान और संघीय ढांचे की वकालत करते हुए जो आक्रामक तेवर दिखाए, उसने सभी राजनीतिक पंडितों को सन्न कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तमिलनाडु अब किसी भी बाहरी दबाव या दिल्ली के फरमानों के आगे सिर नहीं झुकाएगा। उनका यह संबोधन सीधे तौर पर केंद्र सरकार की उन नीतियों के खिलाफ था जिन्हें राज्य की जनता लंबे समय से अपने ऊपर थोपा हुआ मान रही थी। उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया कि राज्य का राजस्व, उसकी भाषा, उसकी शिक्षा नीति और उसके सांस्कृतिक अधिकारों पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन उनके वाक्यों की बनावट, उनकी शारीरिक भाषा और उनके तेवर इतने सख्त थे कि राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कार्यशैली के खिलाफ एक खुली चुनौती और धमकी करार दिया। विजय का यह रुख स्पष्ट कर रहा था कि वे अब तक के मुख्यमंत्रियों की तरह केंद्र से अनुरोध नहीं करेंगे, बल्कि अपने राज्य का हक मांगेंगे नहीं, बल्कि लेंगे। अब सबसे बड़ा और जायज सवाल यह उठता है कि आखिर सत्ता में आते ही विजय को इतना कड़ा और आक्रामक रुख अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब तमिलनाडु और केंद्र के बीच सालों से चले आ रहे नीतिगत और आर्थिक विवादों में छिपा है। अर्थशास्त्र और राजनीति के जानकारों के अनुसार इस टकराव की मुख्य रूप से 3 बड़ी वजहें हैं। पहली सबसे बड़ी वजह है जीएसटी का उचित बंटवारा। तमिलनाडु भारत के सबसे अधिक औद्योगिकृत और विकसित राज्यों में से एक है, जो केंद्र के खजाने में भारी मात्रा में टैक्स का योगदान देता है। लेकिन राज्य का हमेशा से यह आरोप रहा है कि जितना राजस्व वे दिल्ली भेजते हैं, उसके अनुपात में उन्हें विकास कार्यों के लिए वापस बहुत कम पैसा मिलता है। विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही इसी दुखती रग पर हाथ रखा है और केंद्र से पाई पाई का हिसाब मांगने का ऐलान किया है। दूसरी बड़ी वजह है शिक्षा नीति और नीट परीक्षा का विवाद। तमिलनाडु की जनता और राजनीतिक दल लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को राज्य के ग्रामीण छात्रों के खिलाफ मानते आए हैं।
विजय ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे राज्य में शिक्षा के अधिकार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेंगे और केंद्र की नीतियों को आंख मूंद कर लागू नहीं होने देंगे। तीसरी और सबसे संवेदनशील वजह है भाषाई और सांस्कृतिक पहचान। हिंदी थोपे जाने का डर दक्षिण में हमेशा से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। विजय ने अपने इस आक्रामक बयान के जरिए अपनी जनता को यह विश्वास दिलाया है कि उनके राज्य में तमिल भाषा और संस्कृति की सुरक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। जब देश के इतने महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य का नया मुख्यमंत्री इतने आक्रामक और विद्रोही तेवर अपनाता है, तो केंद्र सरकार का सतर्क होना बेहद स्वाभाविक है। राजनीतिक गलियारों से छनकर आ रही खबरों के अनुसार विजय के इस बयान के बाद दिल्ली में सत्ता के सर्वोच्च स्तर पर गहरी हलचल मच गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के शीर्ष रणनीतिकारों के बीच इस नए राजनीतिक संकट से निपटने के लिए कई दौर की गंभीर मंत्रणाओं का दौर शुरू हो गया है। अमित शाह, जिन्हें भारतीय राजनीति का आधुनिक चाणक्य माना जाता है, वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि दक्षिण भारत में विजय जैसी अपार लोकप्रियता वाले नेता के साथ सीधा टकराव केंद्र सरकार के लिए एक बहुत बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। अगर केंद्र इस मुद्दे पर कोई भी दंडात्मक या सख्त कदम उठाता है, तो विजय इसे तमिलनाडु के स्वाभिमान पर हमला बताकर जनता की पूरी सहानुभूति बटोर लेंगे। दूसरी ओर, अगर केंद्र सरकार उनके इन तीखे बयानों पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेती है, तो पूरे देश में यह संदेश जाएगा कि एक क्षेत्रीय नेता ने दिल्ली की ताकतवर सत्ता को बैकफुट पर धकेल दिया है। दिल्ली अब इस मामले में वेट एंड वॉच यानी रुको और देखो की बेहद सतर्क कूटनीति अपना रही है। विजय के इस कदम ने केवल केंद्र सरकार को ही चुनौती नहीं दी है, बल्कि इसने भारतीय राजनीति में एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है। क्षेत्रीय स्वाभिमान बनाम राष्ट्रीय एकीकरण। आज के समय में भारत की राजनीति एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां दक्षिण के राज्य, जो आर्थिक सूचकांकों में काफी आगे हैं, लगातार यह महसूस कर रहे हैं कि राष्ट्रीय नीतियों में उनके योगदान को सही पहचान नहीं मिल रही है। विजय ने इसी असंतोष को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है। उन्होंने अपने इस कथित धमकी भरे बयान से भारत के बाकी क्षेत्रीय क्षत्रपों और विपक्ष के नेताओं को भी एक नया रास्ता दिखाया है। वे यह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मजबूत राज्य ही एक मजबूत देश का निर्माण कर सकता है और इसके लिए राज्यों को केंद्र का मोहताज होने की जरूरत नहीं है। विजय का यह आक्रामक राष्ट्रवाद और क्षेत्रीय गौरव का मिश्रण उत्तर भारत की उस राजनीतिक शैली को सीधी टक्कर दे रहा है जहां मजबूत केंद्र की वकालत की जाती है। यह वैचारिक टकराव आने वाले समय में देश के संघीय ढांचे की एक बहुत बड़ी परीक्षा साबित होने वाला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का एक धड़ा विजय के इस कदम को उनका राजनीतिक दुस्साहस और कच्चापन मान रहा है। उनका तर्क है कि एक नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री को अपना पद संभालते ही देश की सर्वोच्च सत्ता के साथ इस तरह का सीधा पंगा नहीं लेना चाहिए था। जो लोग विजय के काम करने के तरीके और दक्षिण की राजनीति की नब्ज को गहराई से समझते हैं, वे इसे विजय की एक बहुत ही सोची समझी और अचूक मास्टर स्ट्रोक रणनीति करार दे रहे हैं। विजय जानते हैं कि राज्य में अपना एक छित्र राज्य स्थापित करने और डीएमके तथा एआईएडीएमके के पुराने वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्हें खुद को राज्य के सबसे निडर और अचूक रक्षक के रूप में पेश करना होगा। दिल्ली के तख्त को चुनौती देकर उन्होंने रातों रात अपना कद एक साधारण क्षेत्रीय नेता से बढ़ाकर एक राष्ट्रीय स्तर के कद्दावर नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। वे जनता को यह संदेश देने में पूरी तरह सफल रहे हैं कि वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। यह आक्रामकता महज भावनाओं का उबाल नहीं, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए तैयार की जा रही एक बहुत बड़ी और गहरी जमीन है। दोस्तों, अंत में एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण। थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने और प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह को किसी भी प्रकार की खुली धमकी देने की यह पूरी खबर महज एक काल्पनिक अफवाह है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कृपया ऐसी भ्रामक और निराधार जानकारियों पर विश्वास न करें। तो दोस्तों, यह था थलपति विजय और केंद्र सरकार के बीच छिड़े इस सियासी महासंग्राम का पूरा डिकोड। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
राजनीति और देश दुनिया की ऐसी ही बेबाक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें। हमेशा जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।